बिफोर वी स्टार्ट विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक क्विकली रिविजन कर लेते हैं व्हाट वी डिस्कस लास्ट टाइम. ओके, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से सेक्शन 27 वी हैव टू डिस्कस. अच्छा, व्हाट इज चार्जेबल इन दिस एक्ट इज रेंट एक्चुअली स्टूडेंट्स, है ना. अगर प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है तो रेंट इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स we must satisfy three conditions. पहला condition, property must consist of building. Clearly mention किया, must consist of building or land appurtenant. Building का simple meaning structure, it can be commercial property, warehouse, godown, residential house. Land appurtenant मतलब students वो building से attached, जैसा garden है, garage है, that is land appurtenant. Then person should be the owner, जिसका आप income calculate कर रहे हो, income from house property, has to prove that he is owner of that property. And प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज फॉर ओन बिजनेस प्रोफेशन. अगर आपने खुद के बिजनेस के लिए वो प्रॉपर्टी यूज किया है, सो इट विल गो टू इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इट कैन बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. दैट्स व्हाट यहाँ पे हमने बिल्डिंग को डिफाइन किया. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, जब हम ओनर की बात करते हैं तो ओनरशिप दो तरह की हो सकती है. एक लीगल ओनरशिप विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, ओके, और एक कैसा होता है स्टूडेंट्स, लीगल ओनरशिप, एंड सेकेंड वी कॉल इट एज डीम्ड ओनरशिप. डीम्ड ओनरशिप का मतलब स्टूडेंट्स, one person who transfers his property in the name of wife or a minor child without any adequate consideration, that is deemed ownership. मतलब the person who has transferred, जिसने property transfer किया wife के नाम से या minor child के नाम पे without adequate consideration, still that person will be treated as owner of that property, that is deemed ownership. ऐसा lease में भी होता है. अगर lease period 12 years या उससे ज़्यादा का है, so the person holding that lease becomes deemed owner for income tax purpose. Students we are talking about, ठीक है. हाँ, अगर लीज पीरियड 12 ईयर्स से कम का है, 5 ईयर्स का, बट देर इज ए क्लॉज इन द एग्रीमेंट दैट लीज कैन बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 7 ईयर 8 ईयर्स, सो टोटल पीरियड काउंट करने का इंक्लूडिंग दैट एक्सटेंशन. सो इफ इट इज 12 ईयर्स और मोर देन 12 ईयर्स, सो दैट पर्सन बिकम्स रिडीम्ड ओनर. फिर मैंने ऐसा एग्जाम्पल दिया था सब लेटिंग का. स्टूडेंट्स, एक्स ओनर है, उसने प्रॉपर्टी लेट आउट किया वाई को, सो वट एवर एक्स इज कलेक्टिंग रेंट फ्रॉम वाई, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. वाई ने सेम प्रॉपर्टी रेंट पे दे दिया जेड को, दैट इज नोन एज सब लेटिंग, इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बिकॉज वाई इज नॉट द ओनर. ओरिजिनल ओनर कौन है उसका? मिस्टर एक्स है. ओके, then students what is taxable in this case is annual value. students, ये heading में income from house property में they talk about annual value students, ठीक है, सिर्फ रेंट की बात नहीं करते हैं. so annual value क्या होता है? it is based on municipal value, fair rent, standard rent. अगर उसको डिफाइन करना है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि नोशनल वैल्यू है, इट इज़ एन एस्टिमेटेड वैल्यू, बट इट इज़ नॉट फिक्टिशियस. स्टूडेंट्स, झूठी वैल्यू नहीं है, आपने किसी चीज़ पे बेस किया है एंड यू हैव डिसाइडेड annual value. Municipal value fixed by municipal authorities. Fair rent, rent fetched by a similar property in same locality. Standard rent, a rent which is fixed under Rent Control Act. Then actual rent, उसको तो कुछ आपको डिफाइन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है. ओके, टैक्सेबल इज एनुअल वैल्यू एंड इट इज़ नेवर फिक्टिशियस. अच्छा, फिर 4 तरह की प्रॉपर्टी होती हैं स्टूडेंट्स, लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड, सॉरी वेकेंट लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड डीम लेट आउट. लेट आउट प्रॉपर्टी का स्टूडेंट्स मैंने आपको ऐसा फॉर्मेट लिखाया था. इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, ध्यान रखना. अनरियलाइज रेंट मतलब बैड डेट्स. आपके टेनेंट ने आपको रेंट नहीं दिया बट सर्टन कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड. वो बोनाफाइड टेनेंट था, यू हैव टेकन स्टेप्स सो दैट ही वेकेट द प्रॉपर्टी. आपने उसने रेंट नहीं दिया है तो आपने स्टेप्स लिया है कि आपकी प्रॉपर्टी वो खाली कर दे. ओके, लीगल स्टेप दैट मीन स्टूडेंट्स. और यू हैव सेटिस्फाइड द असेसिंग ऑफिसर दैट टेकिंग सच स्टेप इज फ्रूटलेस. तो ऐसा केस में आपको असेसिंग ऑफिसर वो अनरियलाइज रेंट माइनस करने देगा, द रेंट विच यू हैव नॉट रिसीव्ड फ्रॉम योर टेनेंट. ओके, दैट इज नोन एज बैड डेट्स या अनरियलाइज रेंट, एंड इट शुड बी ऑफ करंट ईयर. यहाँ पे जो हम अनरियलाइज रेंट माइनस करते हैं वो करंट ईयर का होता है. ओके, म्यूनिसिपल टैक्स, इट शुड बी पेड बाय द ओनर, इट शुड नॉट बी आउटस्टैंडिंग. सेक्शन 24 में आपको सिर्फ 2 डिडक्शन मिलते हैं. इट्स एन एग्जॉस्टिव लिस्ट. एग्जॉस्टिव लिस्ट मतलब आपको सिर्फ 2 डिडक्शन मिलेगा, बाकी कोई डिडक्शन नहीं मिलता स्टूडेंट्स. एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी एंड इंटरेस्ट. इंटरेस्ट 2 तरह के होते हैं. अच्छा, इंटरेस्ट ऑन व्हाट? इंटरेस्ट शुड बी ऑन लोन टेकन. लोन किस पर्पज के लिए लिया? फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स, रिकंस्ट्रक्शन, रिन्यूअल्स ऑफ प्रॉपर्टी. अगर ये पर्पज के लिए आपने लोन लिया एंड यू आर पेइंग इंटरेस्ट, इट कैन बी डिडक्टेड ईयर. इंटरेस्ट कैन बी फॉर द करंट ईयर, इट कैन बी फॉर द प्री कंस्ट्रक्शन और प्री एक्विजिशन पीरियड. 2 तरह के इंटरेस्ट होते हैं. अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड, पास में आपका रेंट बैड डेट्स हुआ था बट अभी टेनेंट ने आपको पैसा दे दिया, सो दैट शुड बी एडेड बट आफ्टर डिडक्टिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन. ओके स्टूडेंट्स, लेट आउट प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? जो प्रॉपर्टी विच इज गिवन ऑन रेंट फॉर द एंटायर ईयर, ऑल 12 मंथ्स. अनरियलाइज रेंट, म्यूनिसिपल टैक्स, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया.
हाँ, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया था, हमेशा डेट ऑफ लोन देखना, आपने लोन कब लिया वो डेट से स्टार्ट करो, 1 अप्रैल 14 से स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स आपका कंस्ट्रक्शन कब खत्म हुआ, दैट इज इंपॉर्टेंट, when that construction is completed 25th Feb 18, तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा है 17-18, तो स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल और कौन से फाइनेंशियल ईयर तक जाएंगे 17-18 का प्रीसीडिंग ईयर, उससे पहले का साल इट इज 16-17, तो स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 31 मार्च 17, दैट्स व्हाट वी रिकॉर्डेड ईयर। तो कितने साल का प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हो गया, ये 3 साल का इंटरेस्ट हुआ स्टूडेंट्स, 3 इयर्स का। तो यू कांट डिडक्ट 3 इयर्स का इंटरेस्ट एट वन गो, एक साथ पूरा आपको नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स। व्हाट दे से, कैलकुलेट करो जो भी आपको आंसर आता है, 6 लाख आया आपको 5 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, डिवाइड बाई 5, सो 1,20,000 पर ईयर मिलेगा। स्टार्ट फ्रॉम विच ईयर, द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड, इन अवर केस 17-18 और 4 सक्सीडिंग ईयर्स, सो टोटली 5 ईयर्स आपको रिडक्शन करने मिलता है। नेक्स्ट इज वेकन लेट आउट प्रॉपर्टी। वेकन लेट आउट का सिंपल मीनिंग क्या स्टूडेंट्स, कि पार्ट ऑफ द ईयर इट वाज लेट आउट एंड पार्ट ऑफ द ईयर इट वाज वेकेंट। वेकेंट का मतलब लॉक, लॉक का मतलब ओनर भी उसमें नहीं रहता है, मतलब 8 महीने के लिए रेंट पे दिया था, 4 महीना बंद था। 10 months के लिए इट वॉज लेट आउट ऑन रेंट, फॉर द 2 months इट वॉज वेकेंट, एनी कॉम्बिनेशन, 6 months लेट आउट, 6 months वेकेंट, ओके। तो उसको कहते हैं वेकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी। ऑलमोस्ट इसका कैलकुलेशन लेट आउट प्रॉपर्टी जैसा है स्टूडेंट्स, एक चेंज होता है, एक्चुअल रेंट लिखने के बाद हम विच एवर इज हायर लिखते हैं स्टूडेंट्स, विच एवर इज हायर लेट आउट में, यहाँ तक लेट आउट जैसा है। इसके बाद स्टूडेंट्स वी सबट्रैक्ट लॉस ऑन वैकेंसी या वैकेंसी लॉस, जितना महीना आपका फ्लैट आपका प्रॉपर्टी खाली रहा स्टूडेंट्स, उतने महीने का रेंट आपको माइनस करने मिलेगा, दैट इज योर जीएबी। देन म्यूनिसिपल टैक्स, फिर वो बाकी सब कुछ एक्सप्लेनेशन सेम लेट आउट प्रॉपर्टी जैसा है, ओके। नेक्स्ट टाइप होता है स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप होगा सेल्फ ऑक्यूपाइड। मेरा फ्लैट, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की, यहाँ जब सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात करते हैं ना, तो प्लीज रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। मेरा फ्लैट, उसमें मैं खुद रहता हूँ मेरे फैमिली के साथ में, सो दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, ओके स्टूडेंट्स। या सेक्शन 23(2)B में एक और सिस्टम है स्टूडेंट्स, क्या आपका मुंबई में फ्लैट है बट बिकॉज ऑफ योर बिजनेस और बिकॉज ऑफ योर जॉब यू गॉट अ ट्रांसफर टू दिल्ली, तो मुंबई का फ्लैट आप रहते थे बट आपको अभी लॉक करना पड़ा स्टूडेंट, ध्यान रखना, किसी को आप रेंट पे नहीं देके गए, आपने लॉक कर दिया, तो स्टिल मुंबई फ्लैट विल बी कंसिडर्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाट यहाँ पे मैंने लिखा था। देन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का स्टूडेंट सिंपल सा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमेशा नील, अमाउंट दिया भी होगा तो इग्नोर करो, म्यूनिसिपल टैक्स दिया भी होगा तो इग्नोर करो, नेट एनुअल वैल्यू, ओनली वन आइटम कैन बी डिडक्टेड दैट इज इंटरेस्ट, सेक्शन 24 क्लॉज बी में होता ही है इंटरेस्ट, वही प्री कंस्ट्रक्शन एंड करंट ईयर इंटरेस्ट। बट ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंटरेस्ट का लिमिट है, अगर लोन आपने 31 मार्च 1999 से पहले लिया था फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल्स ऑफ प्रॉपर्टी, मैक्सिमम इंटरेस्ट इज 30,000, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 इंटरेस्ट माइनस करने मिलेगा, ओनली 30,000। हाँ, लोन अगर आपने 1 अप्रैल 1999 की बात लिया है तो यहाँ पे ऐसा अलग अलग बाइफकेट, इफ इट इज़ फॉर परचेज एंड कंस्ट्रक्शन तो 2 लाख मिलेगा, बट इफ इट इज़ फॉर रिपेयर्स रिकंस्ट्रक्शन तो आपको 30,000 मिलेगा। Another important point, as per income tax 2 properties can be treated as self occupied। मेरे पास 3 फ्लैट हैं, 4 फ्लैट हैं, सब फ्लैट में मैं रहता हूँ, मेरे नाम से ही है, ऑल आई एम द ओनर फॉर दैट फ्लैट्स, मी अलॉन्ग विथ माई फैमिली मेम्बर्स आई एम स्टेइंग ओवर देयर इन 3, 4, 5 फ्लैट्स। But income tax people, what they say, only 2 flat can be treated as self occupied। तो स्टूडेंट्स अब ऐसे केस में क्या होगा, अब ऐसा नहीं होगा हर फ्लैट का आपको 2 लाख का इंटरेस्ट एंड हर फ्लैट का 30,000, नॉट दैट वे। अगर 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आपके पास, सो दोनों का टोटल टुगेदर कैन नॉट एक्सीड 2 लाख इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स 2 लाख गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया इनकम टैक्स में, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस करें डीम लेट आउट। डीम लेट आउट के मैंने 2 केस बताए थे, जैसे मैंने कहा मेरे पास 4 फ्लैट हैं, 5 फ्लैट हैं, इन ऑल द फ्लैट्स आई एम स्टेइंग, सो एनी 2 फ्लैट्स इट इज़ एट माई ऑप्शन, वो मैं डिसाइड करूंगा एज अ टैक्स पेयर, एज एन एसएससी, कौन से 2 फ्लैट मैं सेलेक्ट करूंगा सेल्फ ऑक्यूपाइड। सो बाकी 3 फ्लैट ऑल्दो दे आर सेल्फ ऑक्यूपाइड बट आई हैव टू ट्रीट देम एज लेट आउट, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डीम। डीम मतलब हमने उसको एज्यूम किया स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा था एट द ऑप्शन ऑफ ओनर, वो ओनर डिसाइड करेगा एट द ऑप्शन ऑफ ओनर कि कौन सा 2 फ्लैट उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है, बाकी 3 का कैलकुलेशन उसको लेट आउट जैसा करना होगा। 2 का कैलकुलेशन वो अपने ऑप्शन अपने मन से खुद डिसाइड करके सेल्फ ऑक्यूपाइड जैसा करेगा, एंड रेस्ट ऑल जो फ्लैट्स बचे दैट विल बी बेस्ड, दैट कैलकुलेशन विल बी बेस्ड ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट ऑफ द ईयर, 8 महीना में खुद था वो प्रॉपर्टी में, इट वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड।
बाकी 4 महीना मैंने लेट आउट किया। तो स्टूडेंट्स द एक्चुअली पूछा जाए तो स्टूडेंट्स कैसा, जैसे यहाँ मैंने ऐसा एग्जांपल दिया था 6 महीना इट वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड फॉर 6 मंथ्स आई हैड लेट आउट द प्रॉपर्टी। सो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ऐसे टाइप का प्रॉपर्टी नहीं है। सो इफ दिस इज द केस फॉर ऑल 12 मंथ्स दिस प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड एज डीम लेट आउट। मतलब 6 महीना सेल्फ ऑक्यूपाइड और 6 महीना लेट आउट भूल जाओ, आप ऐसा समझना पड़ेगा आपको कि फॉर द ऑल 12 मंथ्स प्रॉपर्टी वाज लेट आउट। सो आपको ऐसा समझना है, ऐसा एज्यूम करना है, दैट इज द रीजन वी यूज द टर्म डीम लेट आउट। ओके, सो मैंने 2 केस डीम लेट आउट में बताए थे। नाउ वी स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट फ्यू इनिशियल क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन हम लोग सिर्फ 2 क्वेश्चन लेट आउट का करेंगे, फिर वेकेंट लेट आउट, देन सेल्फ ऑक्यूपाइड, देन टीम लेट आउट, फिर मिक्स करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, ठीक है ऐसा। सो वी स्टार्ट विद नंबर 1 स्टूडेंट्स। नाउ मिस्टर शाह ओन्स अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इन मुंबई, ठीक है, वो प्रॉपर्टी ओन करता है मुंबई में। ओके, प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम। स्टूडेंट जब भी टैक्सेबल इनकम टर्म आता है हमारे सामने तो हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सेबल इनकम का मीनिंग क्या होता है? Taxable income means all 5 heads of income should be considered, then we must record deduction under section 80, वो 80C 80D हमने ऐसा सैलरी में किया है ना। तो whenever they use the term taxable income, there are 5 heads of income: income from salary, income from house property, income from business profession, income from capital gains, income from other sources। तो आपको अपने क्वेश्चन में डेटा देखना है, अगर ये पांचों इनकम है तो पांचों इनकम लिखना पड़ेगा। एग्जाम में ऑल 5 नहीं पूछेगा, नो नीड टू वरी, एक साथ मैक्सिमम 2 हेड्स ऑफ इनकम आर आस्क्ड एंड वो सारी इनकम्स कंसिडर करने के बाद देन यू हैव टू लुक फॉर डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 चैप्टर 6A, 80C, 80CCC, 80D, 80DD, 80E, 80TTA एंड 80U, ये इतने सारे डिडक्शन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सैलरी हमने कुछ टच किया था ये सेक्शन 80 को, बट उसका सेपरेट चैप्टर है, नो नीड टू वरी, डिटेल्स में चैप्टर में हम पढ़ लेंगे। ओके, म्यूनिसिपल वैल्यू आपको 10 लाख दिया है, फेयर रेंट 8 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 9 लाख, एक्चुअल रेंट इज 30,000 पर मंथ है, पर मंथ स्टूडेंट्स। नेचर ऑफ ऑक्यूपेंसी स्टूडेंट्स लेट आउट, उन्होंने खुद कह दिया है स्टूडेंट्स, एंड दे विल स्पेसिफाई व्हाट इज द नेचर। ओके, लेट आउट है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है कि वेकेंट लेट आउट है। हाँ, डीम लेट आउट स्टूडेंट्स, डीम का मतलब क्या? एज्यूम। तो डीम जो होता है ना, डीम का केस में वो हमको एज्यूम करना पड़ता है, क्वेश्चन में लिखा नहीं होता है। सो 3 केस तो बड़े आसान हो जाएंगे स्टूडेंट्स। लेट आउट दे विल स्पेसिफाई, वेकेंट लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डीम लेट आउट, डीम का मतलब हमको एज्यूम करना है बेस्ड ऑन द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, अच्छा, लेट आउट का मीनिंग मैंने क्या बताया था? ऐसा प्रॉपर्टी विच इज गिवन ऑन रेंट फॉर द एंटायर ईयर, पूरे साल के लिए, पूरा 12 महीने के लिए आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है। 12 महीना मतलब वी स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टिल 31 मार्च 20, जो हमारा करंट प्रीवियस ईयर है। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, स्टूडेंट देखो क्लियरली दे हैव यूज्ड द टर्म पेड। म्यूनिसिपल टैक्स ड्यू, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, दिस इज फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हाउसिंग लोन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिया आपको 5 लाख, contribution to PPF 25,000। what we have to do, we have to compute taxable income student। तो चलो कंप्यूट करते हैं टैक्सेबल इनकम। स्लाइड मैंने बनाया नहीं था, सॉरी स्टूडेंट्स, अभी बना लेता हूँ। ओके, सो दे हैव आस्क्ड कंप्यूट टैक्सेबल इनकम, उसका नाम क्या दिया था उन्होंने? मिस्टर शाह ना। ओके, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं सारी डिटेल्स लिखता हूँ स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले भी कहा था डिटेल्स लिखना चाहिए। इसका नाम है मिस्टर शाह, सो वी राइट देन previous year 2019-20, then we write assessment year 2020-21, then students legal status। हमारे syllabus में ना students they will ask question based only on individuals, कभी पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी का क्वेश्चन हमको नहीं पूछेगा। रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, यहाँ स्पेस नहीं है तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, देन व्हाट दे वाज
computation of taxable income. ओके तो पहले ऐसे सब डिटेल्स लिखना कंपल्सरी है स्टूडेंट्स. whenever we solve question based on computation of income, be it any income, taxable income, salary income, house property, पहला ये करना हमको ज़रूरी है. And we have two columns for amount. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी स्टार्ट करते हैं. एक ही प्रॉपर्टी का डिटेल है स्टूडेंट्स, जस्ट वन प्रॉपर्टी. आगे क्वेश्चन करेंगे जहाँ 2, 3, 4 प्रॉपर्टी आएंगे, नो नीड टू वरी. अभी सिंपल सा क्वेश्चन है. एंड सी दे हैव स्पेसिफाइड द नेचर लेट आउट. उन्होंने खुद कहा है कि लेट आउट प्रॉपर्टी ओनली वन प्रॉपर्टी दे हैव गिवन टू अस. डेटा जो भी दिया है तो स्टूडेंट, सो नेचर ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी रिकॉर्डेड. we are discussing let out property. ओके स्टार्ट हम किससे करते हैं हमेशा स्टूडेंट्स? ग्रॉस एनुअल वैल्यू. हमेशा स्टार्ट करना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू से. ओके इसमें क्या लिखते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट. आप रेंट कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो पहले वो लिखना है स्टूडेंट्स. इसको रीजनेबल लेटेबल वैल्यू भी बहुत से लोग लिखते हैं. एक्सपेक्टेड रेंट. अंडर दैट फर्स्ट वी रिकॉर्ड म्यूनिसिपल वैल्यू. क्वेश्चन में देखते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू कितना था स्टूडेंट. म्यूनिसिपल वैल्यू 10 लाख, फेयर रेंट 8 लाख था, स्टैंडर्ड रेंट 9 लाख था. 10, 8 एंड 9. सो म्यूनिसिपल वैल्यू इनर कॉलम में लिख लेंगे 10 लाख. ओके देन फेयर वैल्यू म्यूनिसिपल वैल्यू मीन्स वैल्यू फिक्स्ड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटीज 8 लाख. देन व्हाट वी राइट? whichever is higher. स्टूडेंट्स बहुत सिंपल चैप्टर है एज कंपेयर टू सैलरी ना स्टूडेंट्स, बड़ा आसान चैप्टर है. ओके सो ये हो गया 10 and 8. देन स्टैंडर्ड रेंट इज 9 लाख, एक्चुअल रेंट इज 30,000 पर मंथ. स्टैंडर्ड रेंट 9 लाख. नेक्स्ट whichever is higher के बाद देन वी रिकॉर्ड स्टैंडर्ड रेंट. दे हैव गिवन अस 9 लाख, तो 9 लाख लिखा मैंने. then whichever is lower, so 10 and 9, which is lower? Obviously 9 lakh is lower. Then we record actual rent. They have said 30,000 per month का है ना स्टूडेंट्स. so 30,000. और ये लेट आउट प्रॉपर्टी है, वेकन लेट आउट नहीं है. कहीं भी ऐसा लिखा था क्या फ्लैट या प्रॉपर्टी 1 महीना खाली था, 2 महीना खाली था? नो ना स्टूडेंट्स, दैट मीन्स एंटायर 12 मंथ्स के लिए आपने लेट आउट किया है. सो 30,000 इंटू 12, सो इट कम्स टू 3,60,000. स्टूडेंट देयर इज नो अनरियलाइज रेंट. अनरियलाइज रेंट होगा तो बैड डेट्स एंड इफ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड वी कैन डिडक्ट. तो अनरियलाइज रेंट है नहीं, तो इसके लिए मैं उसको फॉर्मेट में मैंने लिखा नहीं. एंड देन वी राइट फाइनली whichever is higher. Okay, so 9 lakh or 360, which is higher? 9 lakh. so 9 lakh, this is your gross annual value. ये जो हमने GAV लिखा था ना, ये आपका annual gross annual value. Okay students, बड़ा आसान है स्टूडेंट्स, और फॉर्मेट भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है. आफ्टर 2-3 क्वेश्चंस आपको ऐसे ही याद हो जाएगा. बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है. ओके सो फर्स्ट वी मस्ट डिसाइड के नेचर क्या है. बेस्ड ऑन दैट नेचर वी स्टार्ट मेकिंग कैलकुलेशन. बिकॉज लेट आउट प्रॉपर्टी का फॉर्मेट ऐसा है, वेकेंट लेट आउट का भी सेम है. एक सिंपल सा एक्सटेंशन होता है स्टूडेंट्स, वो वैकेंसी लॉस. सेल्फ ऑक्यूपाइड का फॉर्मेट टोटली डिफरेंट है. GAV नील माइनस म्यूनिसिपल टैक्स नील है ना. तो इसके लिए हमको पहले नेचर डिसाइड करना जरूरी है. वंस वी नो क्या, चलो ठीक है लेट आउट प्रॉपर्टी है तो वी स्टार्ट विद दैट फॉर्मेट. वेकेंट लेट आउट होगा तो वो फॉर्मेट फॉलो करना. सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा तो फॉलो दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट. ये पहले हमको ध्यान रखना है. तो स्टूडेंट्स वी गॉट अवर ग्रॉस एनुअल वैल्यू. सिंपल था एकदम. नाउ नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट स्लाइड, मैंने स्लाइड बना के नहीं रखी, गलती कर ली.
चलो कोई बात नहीं, अभी ऐड कर लेंगे. देन वी राइट लेस म्यूनिसिपल टैक्स. अच्छा, अगेन 2 कॉलम्स फॉर अमाउंट. देन वी राइट लेस म्यूनिसिपल टैक्स. स्टूडेंट्स, म्यूनिसिपल टैक्स दिया है क्वेश्चन में, एज्यूम नहीं करने का स्टूडेंट्स, यहाँ अजम्पशन नहीं है, वी आर फॉलोइंग द फॉर्मेट. तो फॉर्मेट के हिसाब से वो चीज़ लिखो, अगर है तो विल रिकॉर्ड द अमाउंट, अगर नहीं है तो वी वोंट रिकॉर्ड द अमाउंट, एज सिंपल एज दैट. सी म्यूनिसिपल टैक्स 2 बार दिया, म्यूनिसिपल टैक्स पेड 50,000, इट्स नॉट पर मंथ स्टूडेंट्स, हाँ वहाँ पर मंथ नहीं लिखा है. सेम में देखो फेयर रेंट वगैरह का पर मंथ था, नहीं था, एक्चुअल रेंट वॉज पर मंथ, तो अपनी तरफ से एज्यूम नहीं करने का पर मंथ. ओके, म्यूनिसिपल टैक्स पेड 50,000, म्यूनिसिपल टैक्स ड्यू 10,000. हमने नोट्स में लिखा था म्यूनिसिपल टैक्स शुड बी पेड बाय ओनर एंड इट शुड नॉट बी आउटस्टैंडिंग. तो ये ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग, तो दिस आउटस्टैंडिंग आपको डिडक्ट करने नहीं मिलेगा, बट ये 50,000 जो ओनर ने पे किया है स्टूडेंट्स, इफ नथिंग इज सेड दैट मीन्स डेफिनेटली ओनर ने ही पे किया होगा स्टूडेंट्स. ओके, तो विल राइट 50,000. पीछे ग्रॉस एनुअल वैल्यू 9 लाख था, 9 लाख में से 50,000 हम लोग माइनस कर लेंगे तो 8,50,000 आया. दिस इज अवर नेट एनुअल वैल्यू स्टूडेंट्स. ठीक है, फिर इसमें से हमको डिडक्शन मिलते हैं, इसको मैं कहता हूँ एग्जॉस्टिव लिस्ट. एग्जॉस्टिव का मतलब क्या स्टूडेंट्स, कि यही 2 डिडक्शन मिलेगा, बाकी अगर क्वेश्चन में इफ एनी अदर एक्सपेंसेस गिवन जस्ट प्लीज रीड इट एंड फॉरगेट इट, उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा. स्ट्रिक्टली हमको ये फॉर्मेट फॉलो करना है स्टूडेंट, ये इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है, तो हम यही फॉर्मेट फॉलो करेंगे, अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे, अपना अजम्पशन नहीं चलाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो डिडक्शन में पहले हमको क्या मिलता है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड डिडक्शन. ये सेक्शन 24 में आता है, ऊपर ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, एंड स्मॉल ए क्लॉज ए में आता है. कितना स्टूडेंट्स, 30% ऑफ NAV, 30% ऑफ NAV. ये नेट एनुअल वैल्यू हमने 8,50,000 फाइंड किया है ना, उसका 30%. स्टूडेंट्स जस्ट होल्ड ऑन, कैलसी ले रहा हूँ मैं, भूल गया था. सो 8,50,000 into 30%, it comes to 2,55,000, 2,55,000. और स्टूडेंट्स एक और आपको मिलता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन. बट लोन कौन से पर्पस के लिए होना चाहिए, यू हैव टेकन लोन फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, रिपेयर्स ऑफ प्रॉपर्टी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी और रिन्यूअल्स ऑफ प्रॉपर्टी. ये लोन सिर्फ 5 पर्पस के लिए होना चाहिए. अगर किसी 6th पर्पस के लिए आपने लोन लिया है एंड यू आर पेइंग इंटरेस्ट, दैट इंटरेस्ट कैन नॉट बी डिडक्टेड. प्लीज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और ये चैप्टर में कुछ है ही नहीं स्टूडेंट्स, आपको स्ट्रिक्टली फॉर्मेट फॉलो करना है. ओके, तो अभी यहाँ इंटरेस्ट देखते हैं, और इंटरेस्ट 2 तरह का होता है, एक करंट ईयर का और एक प्री कंस्ट्रक्शन का. अभी यहाँ देख लेते हैं, दिया है क्या, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन 10,000, दैट मीन्स प्री कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है, तो स्टूडेंट्स ये 10,000 आपको मिलेगा. अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट विल डिवाइड बाई 5 ना, तो वहाँ तो ऐसा लिखा नहीं है स्टूडेंट्स कि ये टोटल इंटरेस्ट है 3 साल 4 साल का. अगर ऐसा लिखा होता कि इट इज़ अ टोटल इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, देन यू मस्ट डिवाइड बाई 5 एंड रिकॉर्ड इट हियर. ओके, बट वहाँ मेंशन नहीं किया है, सो दैट मीन दिस इज अ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट विच इज ऑलरेडी डिवाइडेड बाई 5, हमको डिवाइड बाई 5 करके दिया है. देयर इज नथिंग एल्स, इसके अलावा आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलता है स्टूडेंट्स. और कोई एक्सपेंस देगा तो कभी मत लिखना स्टूडेंट्स, स्ट्रिक्टली फॉलो दिस फॉर्मेट. सो नेट आंसर विल बी 5,85,000, 5,85,000. अच्छा, कोई अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड ऐसा कुछ कहीं है, नहीं है स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल. स्ट्रिक्टली विल फॉलो दैट फॉर्मेट. इसके अलावा और कुछ था क्या, म्यूनिसिपल टैक्स ड्यू क्यों इग्नोर किया हमने स्टूडेंट्स, क्योंकि इट वाज आउटस्टैंडिंग. फायर इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने लिखा ही नहीं, व्हाई, ऑल्दो इट इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, बिकॉज ये फॉर्मेट में आता ही नहीं है. फॉर्मेट हमको 3 डिडक्शंस अलाउ करता है, 3 एक्सपेंस अलाउ करता है. देखो तीनों सेम स्लाइड पे, एक म्यूनिसिपल टैक्स यू कैन माइनस, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट. अदर देन दीज 3, इनके अलावा अगर कोई 4th एक्सपेंस दिया है ना, प्लीज नेवर रिकॉर्ड इट. किसी भी नाम से देगा, कभी लैंड रेवेन्यू आ जाएगा, कभी ग्राउंड रेंट आ जाएगा, कभी इंश्योरेंस प्रीमियम, कभी कलेक्शन चार्जेस, कभी वाइट वॉशिंग, ऐसा डिफरेंट कुछ एक्सपेंस देगा आपको स्टूडेंट, बट नेवर रिकॉर्ड दैट स्टूडेंट. स्ट्रिक्टली जो फॉर्मेट हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, वही फॉर्मेट हमको थ्रू आउट द चैप्टर फॉलो करना है.
ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज द फाइनल आंसर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बट उन्होंने पूछा है टैक्सेबल इनकम, तो स्टूडेंट दिस इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये जो मुझे आंसर आया ना, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उन्होंने पूछा है कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम। सो टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 5,85,000 सॉरी। टैक्सेबल इनकम मीन्स, अच्छा पहला सैलरी होता है, सैलरी तो दिया नहीं था। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है सीक्वेंस में, दैट वाज गिवन सो आई मेड द कैलकुलेशन। थर्ड आता है बिजनेस प्रोफेशन, कोई बिजनेस प्रोफेशन का इनकम नहीं है। फोर्थ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन मतलब कोई एसेट बेचा और गेन हुआ, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं था। फिफ्थ इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, देखो कहीं था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 5 लाख दे हैव गिवन अस, सो आई मस्ट कॉपी दैट। कोई मुझे कैलकुलेट नहीं करना है, क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको दिया है कि लिख लो, ठीक है। सो विल राइट इनकम, एक लाइन छोड़ा मैंने, एंड देन विल राइट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अमाउंट गिवन इज 5 लाख, और कोई इनकम नहीं है। सो स्टूडेंट्स टोटल कर लो, 585 एंड 5 लाख टोटल विल बी 10,85,000। इसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, सबका जब टोटल करो तो आपको GTI मिलता है, ग्रॉस टोटल इनकम। देन वी लुक फॉर रिडक्शन अंडर सेक्शन 80 व्हेनेवर दे आस्क टैक्सेबल इनकम, तो पहले GTI हम लोग फाइंड करते हैं, फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, वो 80C लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, 80D मेडिक्लेम प्रीमियम, 80DD अगर आपको याद होगा स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन में मैंने किया था सैलरी के, इफ एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट हैंडीकैप रिलेटिव, 80E इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन, ओके। और क्या था 80TTA इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, और 80U होता है आपके सिलेबस में जिसका हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट SSC itself इज हैंडीकैप, ओके स्टूडेंट्स, तो उसको 80U का डिडक्शन मिलता है। तो यहाँ तो ऐसा कहा नहीं था, बट 80C वगैरह है क्या, चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो म्यूनसिपल फेयर एंड स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल रेंट, नेचर ऑफ ऑक्यूपेंसी, म्यूनसिपल टैक्स, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आता है 80C में, फायर इंश्योरेंस नहीं आता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरो डन, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हाउसिंग लोन ये आता है स्टूडेंट्स, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू PPF, बोथ दीज अमाउंट्स आर कवर्ड अंडर 80C। तो मैं ये लिखूंगा रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन 50,000 एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू PPF। तो स्टूडेंट्स आई विल रिकॉर्ड 80C लिखने जा रहा हूं मैं, 80C रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन एंड दैट टू प्रिंसिपल अमाउंट खाली स्टूडेंट्स, ठीक है, कितना दिया था हमको 50,000, एंड स्टूडेंट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट, PPF मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये 25 दिया है। सो स्टूडेंट्स टोटल कितना होता है 75, बट मैंने आपको सिखाया है और ₹1,50,000 whichever is lower, whichever is less, तो 75 और 150 विच इज लेस, ऑब्वियसली 75, तो आउटर कॉलम में 75 लिखेंगे, देयर आर नो मोर डिडक्शन, 80D वगैरह कुछ नहीं है। सो फाइनल आंसर विल बी योर टैक्सेबल इनकम, 10,85,000 माइनस 75 विल बी 1010, 10,10,000 सॉरी, ओके स्टूडेंट्स। सो दिस वॉज द फाइनल आंसर, टैक्सेबल इनकम जो उन्होंने पूछा था हमको। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम ईयर, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है। लेट आउट प्रॉपर्टी है, स्ट्रिक्टली फॉलो द फॉर्मेट। फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सिर्फ 3 एक्सपेंस आते हैं, म्यूनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट, बाकी कोई एक्सपेंस देगा ना स्टूडेंट्स तो प्लीज़ इग्नोर, वो कभी मत लिखना। एंड ईयर, यहाँ तक हमारा ये पूरा सोल्यूशन था, ओके। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1 था स्टूडेंट्स हमारे। सेम वे नंबर 2 पढ़ते हैं अभी, देखो नंबर 2 में क्या लिखा है। मिस्टर विराग ओनर ऑफ 2 प्रॉपर्टी, स्टूडेंट्स जैसे मैंने पढ़ा है कि आपके पास 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी है या 2 प्रॉपर्टी है तो एनी 2 विल बी ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, वो पहले से ऐसा कुछ नहीं सोचने का। 2 प्रॉपर्टीज़ दिया ना तो स्टूडेंट से गलती हो जाती है, दे डायरेक्टली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सेल्फ ऑक्यूपाइड। अपनी ऐसी मर्जी नहीं चलानी, पहले पूरा डेटा तो पढ़ लो, राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल द लास्ट क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना चाहिए, फिर उसके बाद सोचेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। कि उन्होंने कुछ मेंशन तो नहीं किया कि आउट ऑफ, पॉसिबल है ना, आउट ऑफ 2 प्रॉपर्टीज 1 कैन बी वेकेंट लेट आउट, अदर कैन बी लेट आउट,
आउट ऑफ टू प्रॉपर्टीज वन कैन बी लेट आउट, अदर कैन बी सेल्फ ऑक्यूपाइड, या ऐसा हो सकता है वन कैन बी सेल्फ ऑक्यूपाइड, अदर कैन बी डीम लेट आउट, एनी कॉम्बिनेशन ना, वो क्वेश्चन के डेटा पे डिपेंड करता है ना। तो पहले से आपने ऐसा पढ़ा सो एंड सो पर्सन इज ओनर ऑफ 3 हाउसेज, 2 हाउसेज, 5 हाउसेज, तो कोई अजम्पशन नहीं करने का, पहले ध्यान से पूरा क्वेश्चन पढ़ लेने का, देन विल सी कि क्या उसका नेचर ऑफ ऑक्यूपेंसी है, किस टाइप का प्रॉपर्टी है एज पर इनकम टैक्स, एंड अकॉर्डिंगली विल मेक द कैलकुलेशन। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 2, मिस्टर विराग ओनर ऑफ 2 प्रॉपर्टीज, ठीक है, ओनर ऑफ 2 प्रॉपर्टीज प्रोवाइड्स फॉलोइंग डिटेल, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम। अगेन टैक्सेबल इनकम का मतलब ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2 का डिटेल दिया है, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट जो दिया है पर मंथ, बाकी किसी के बारे में पर मंथ नहीं कहा है, दैट मीन दैट इज फॉर द एंटायर ईयर, बट जो रेंट है आपका एक्चुअल ना, वो स्टूडेंट्स पर मंथ है, ध्यान रखना। अच्छा, इसका स्टैंडर्ड रेंट नॉट एप्लीकेबल, इट्स नॉट गिवन, जाने दो, नहीं दिया है तो लेट इट बी, ठीक है। नेचर ऑफ ऑक्यूपेंसी देखो यहाँ क्या लिखा है, लेट आउट, लेट आउट, अब उन्होंने खुद कह दिया, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, लेट आउट में एक यू कैन से सब कैटेगरी भी है ना, वेकेंट लेट आउट का, आगे पॉसिबल है पहले लेट आउट कहे फिर बाद में कहे नहीं 2 महीना वो प्रॉपर्टी खाली था, देन इट विल बिकम वेकेंट लेट आउट। सो इवन इफ दिस से लेट आउट ना, स्टिल वी मस्ट बी केयरफुल, आगे चल के फर्दर इट इज पॉसिबल इट कैन बिकम वेकेंट लेट आउट, ठीक है, तो भी ध्यान से पढ़ना है। नेचर ऑफ ऑक्यूपेंसी नाउ, तो अभी तो ऐसा है लेट आउट, ठीक है। collection charges, whitewashing charges, loan for construction acquisition of property at the rate of 10%, मतलब इंटरेस्ट रेट इसका 10% था, टेकन ऑन 1 अप्रैल 14, ये लोन कब लिया था 1 अप्रैल 14, और ये लोन अमाउंट है, इंटरेस्ट अमाउंट नहीं है स्टूडेंट, ध्यान रखना। सी यहाँ पे क्या लिखा है, लोन फॉर कंस्ट्रक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिखा है, तो ये जो 10 लाख और आपको ये 5 लाख दिया है ना, ये आपको लोन अमाउंट दिया है स्टूडेंट्स, हाँ, इंटरेस्ट अमाउंट नहीं दिया है, प्लीज ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, आपका कंस्ट्रक्शन कब खत्म हुआ, दोनों डेट आपको पता है, 28 फेब 24 दिसंबर, दोनों प्रॉपर्टी का अलग अलग डेट है, चलेगा कोई बात नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर करंट ईयर, ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, एंड क्लियरली द टर्म इज इंटरेस्ट, और ये करंट ईयर का स्टूडेंट्स 1,50,000, ओके। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर हिमसेल्फ, ये 80C में आता है। मेडिक्लेम प्रीमियम पेड फॉर इंडिपेंडेंट डॉटर, 80D में डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हिज सन्स हायर एजुकेशन, ये 80E में डिस्कस करेंगे, 80E फॉर एलिफेंट, ओके स्टूडेंट्स। तो दे हैव आस्क्ड टैक्सेबल इनकम, तो स्टार्ट करते हैं, बट अब प्रॉपर्टी 2 है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब एक बात तो पक्की होगी कि प्रॉपर्टी उन्होंने लेट आउट कहा है, लेटर ऑन दे हैव नॉट सेड कि दिस प्रॉपर्टी वाज वेकेंट फॉर सो एंड सो मंथ, ऐसा कहीं तो लिखा नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दैट मीन्स बोथ द प्रॉपर्टीज आर लेट आउट, दोनों का नेचर सेम है स्टूडेंट, दोनों लेट आउट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन नाउ। अगेन स्टूडेंट्स, अभी मैं नहीं लिख रहा हूं बट आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना, कभी भूलना नहीं, वो नेम, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर कभी भूलना नहीं स्टूडेंट्स, नेवर फॉरगेट दैट, ओके। वो आपको लिखना चाहिए द टॉप, नेम, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, लीगल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, ऐसा लिखो स्टूडेंट्स, आपके लिए कंपलसरी है, ध्यान रखना, ओके। 2 कॉलम बना लेता हूँ मैं अमाउंट के, ओके। पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 1, जो भी उन्होंने 1 2 करके नाम दिया है उसका, तो हम भी 1 2 करके ही लिख लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1, उसका नेचर क्या है, लेट आउट प्रॉपर्टी, दोनों का नेचर एक्चुअली सेम है स्टूडेंट्स। फर्स्ट व्हाट वी लुक फॉर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, हमेशा हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ओके। उसमें हमेशा एक्सपेक्टेड रेंट, इसको बहुत से लोग रीजनेबल रेंट भी लिखते हैं या रीजनेबल लेटेबल वैल्यू, ओके स्टूडेंट्स। सो अंडर दैट फर्स्ट वी हैव म्यूनिसिपल वैल्यू,
अभी 2 प्रॉपर्टी है तो स्टूडेंट चलो ऐसा करते हैं 3 कॉलम बना लेते हैं, अमाउंट का प्रेजेंटेशन ज़रा अच्छा हो जाएगा। ओके, अभी एक कॉलम तो थोड़ा गलती हो गई, इसमें आ गया। आई एम ड्राइंग 3 कॉलम्स फॉर अमाउंट, सो 2 प्रॉपर्टी का डिटेल्स है, सो 3 कॉलम बना लें। ओके, म्यूनिसिपल वैल्यू स्टार यहाँ पे है म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू फॉर द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज 15 लाख, फेयर रेंट इज 10, 15, 10 एंड 12। ओके, सो म्यूनिसिपल वैल्यू 15 लाख। Then we record fair rent. $10 lakh. We say whichever is higher. $15 and $10, which is higher? Obviously 15 lakh. Next students, we record standard rent. Standard rent given is 12 lakh. Okay, we record whichever is lower. $15 and 12, which is lower? Obviously 12 lakh is lower. Okay, then finally we record actual rent students. देखते हैं एक्चुअल रेंट कितना का आता है। देखो यहाँ पे 50,000 बट इज पर मंथ, 50,000 पर मंथ, तो स्टूडेंट्स 50,000 पर मंथ। तो 50,000 इंटू 12 करेंगे तो 6 लाख। स्टूडेंट देयर इज नो अनरियलाइज्ड रेंट, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा। We write whichever is higher. So 12 and 6 lakh. So which is higher? 12 lakh. So students यहाँ पे देखो इनकम टैक्स में important point. So actually you are receiving income is only 6 lakh, but आपका टैक्स कितना होने जा रहा है 12 लाख। इस पे बाद डिडक्शन भी मिलेगा, नो डाउट अबाउट दैट। इसके लिए मैंने कहा था ना व्हाट इज टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स इज एनुअल वैल्यू, है ना, हमने ऐसा डिस्कस किया था। नॉट ओनली एक्चुअल रेंट, वो एनुअल वैल्यू और एनुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो आपको एक्चुअली रेंट मिला 6 लाख, बट टैक्सेबल होने जा रहा है 12 लाख, बट फर्दर यू विल गेट डिडक्शन, म्यूनिसिपल टैक्स एंड डिडक्शन, नो डाउट अबाउट दैट। तो ये चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्टूडेंट। सो दिस इज योर GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू फॉर प्रॉपर्टी नंबर 1। फिर इससे हम लोग क्या माइनस करते हैं, लेस म्यूनिसिपल टैक्स। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं म्यूनिसिपल टैक्स के, इट शुड बी पेड बाय ओनर, इट शुड नॉट बी आउटस्टैंडिंग, तो वो देख लेने का। म्यूनिसिपल टैक्स कहीं कुछ का है स्टूडेंट्स, म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल वैल्यू है फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट पर मंथ, नेचर ऑफ ऑक्यूपेंसी, कलेक्शन चार्जेस, वाइट वॉशिंग, लोन, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। देखो म्यूनिसिपल टैक्स नहीं दिया है तो स्टूडेंट्स डोंट मेक एनी अजम्पशन, नहीं दिया है तो नील जाने दो। So this is nil, so we'll get net annual value. This is our net annual value. Then students we write less standard deduction. कौन सा सेक्शन में आता है ये, सॉरी सेक्शन 24 और एक होता है इंटरेस्ट स्टूडेंट्स। ओके, ये कितना 30% ऑफ 12 लाख, सो 12 लाख का 30%, NAV का 30%, इट कम्स टू 3,60,000, तो आपको ये 360 मिलेगा। और इंटरेस्ट 2 तरह के होते हैं, करंट और एक प्री कंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट देखो करंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इंटरेस्ट कहाँ गया, एक लोन, वो प्री कंस्ट्रक्शन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर करंट ईयर 1 लाख, तो पहले मैं करंट ईयर का लिख लेता हूँ, इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर। फिर प्री कंस्ट्रक्शन भी है मगर वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज नॉट गिवन टू अस, बट उसका लोन अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, दिस इज 1 लाख। अच्छा स्टूडेंट्स मैं बताना भूल गया था, अभी मुझे क्लिक हुआ, म्यूनिसिपल टैक्स इफ इट इज आउटस्टैंडिंग वी कांट डिडक्ट, बट इंटरेस्ट के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, ध्यान रखना। इंटरेस्ट इवन इफ इट इज आउटस्टैंडिंग यू कैन डिडक्ट इट स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। सो मैंने वो रूल इसके लिए लिखा है, सो इसको मत अप्लाई कर देना। इफ समवेयर इन द क्वेश्चन दे से ना कि इंटरेस्ट 1 लाख है बट इट इज आउटस्टैंडिंग, डजंट मेक्स एनी डिफरेंस, यू कैन राइट इट, यू कैन डिडक्ट इट।
सो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग चलेगा, इट विल डू, बट म्यूनिसिपल टैक्स शुड नॉट बी आउटस्टैंडिंग, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट भी है, पहले मैं वो टर्म लिख देता हूँ, फिर उसका मैं कैलकुलेशन करता हूँ। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट देखो कहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ स्टूडेंट देखो एक लोन दिया है फॉर कंस्ट्रक्शन, तो अगर ये लोन कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है या परचेज, एक्विजिशन मतलब परचेज, इफ लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन सच लोन विल बी प्री कंस्ट्रक्शन, क्योंकि लोन आपने लिया ही कंस्ट्रक्शन के लिए है, तो इंटरेस्ट ऑन सच लोन विल बी प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। लोन अमाउंट 10 लाख, लोन टेकन 1st April 14 और डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन इज 28 Feb 2019। तो अभी ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। ओके, सो डायरेक्ट मैं यहाँ पे इसका वर्किंग कर रहा हूँ, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। उसका कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। ओके, इट्स अ वर्किंग नोट, आप डिफरेंट पेज पे करना उसको, सॉल्यूशन के साथ नहीं, इट्स अ वर्किंग नोट। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, उसके लिए मैंने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था स्टूडेंट, स्टार्ट हमेशा किससे करो, डेट ऑफ लोन, आपने लोन कब लिया था, दैट इज गिवन 1st April 14। फिर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन देखो, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी बन के तैयार कब हो गई, ओके, कंस्ट्रक्शन यहाँ दिया था स्टूडेंट, देखो हमको 28 Feb 2019, ठीक है, 28 Feb 2019, 28 Feb 2019। तो ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, ऑब्वियसली 18-19। तो जो साल आपका कंस्ट्रक्शन खत्म हो रहा है ना स्टूडेंट, या डेट, जो डेट को कंस्ट्रक्शन खत्म हो रहा है उसका फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर फाइंड करने का। फिर स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग स्टूडेंट, स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ लोन विच इज़ 1st April, और कहाँ तक जाना है हमको, टिल कब तक, इंटरेस्ट कब तक कैलकुलेट करना है, 18-19 का प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर इज 17-18, तो 17-18 मतलब 31st March 18 हो जाएगा, 31st March 18। सो वी डिसाइडेड कि मेरा कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ Feb 19 में, Feb 19 मतलब 18-19 इज द फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर फॉर दैट। तो इसका प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको 17-18 मिलता है, तो 17-18 मतलब March 18, तो 1st April से March 18 अगर आप नंबर ऑफ ईयर्स कैलकुलेट करो, देखो आपको 4 ईयर्स आएगा। 14-15 इज द फर्स्ट ईयर, 15-16, 16-17, 17-18 है ना, 4 साल का इंटरेस्ट फाइंड करना है आपको। लोन अमाउंट यहाँ दिया था स्टूडेंट, लोन अमाउंट वॉज 10 लाख एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 10%। लोन अमाउंट 10 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। सो अभी ये तो अकाउंट जैसा हो गया स्टूडेंट्स, 10 लाख 10% मल्टीप्लाई बाय 4 ईयर्स कर रहे हैं हम लोग, 4 मंथ्स नहीं, 4 मंथ्स होता तो 4/12, ईयर इट इज 4 ईयर्स। ओके, सो 10 लाख का 10% विल बी 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आपको आएगा 4 लाख। बट स्टूडेंट्स प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आपको कैसे मिलता है, डिवाइड बाई 5, तो 4 लाख को डिवाइड बाई 5 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा इंटरेस्ट, 80,000 सॉरी नॉट 5 साल तक मिलेगा। कौन से 5 साल, आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, नॉट नेसेसरी टू राइट। पहला साल कौन सा, जिस साल आपका कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ, तो 18-19 में आपको एक बार मिलेगा, 1920 तो हमारा करंट प्रीवियस ईयर है ना, तो 1920 में मिलेगा आपको, फिर 2021 में मिलेगा, 2021 देन 21-22 में मिलेगा, 4 साल हो गए, एंड देन 22-23 में आपको 4, ये 5 साल आपको इंटरेस्ट डिडक्ट करने मिलेगा। हमारा साल 1920 है ना स्टूडेंट्स, तो हमको 80,000 का रिडक्शन, 80,000 का रिडक्शन मिलने जा रहा है हमको यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट जो हमने फाइंड कर लिया अभी, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स, आपने देख लिया होगा 80,000। तो स्टूडेंट्स और कोई रिडक्शन तो नहीं मिलता है, करंट ईयर इंटरेस्ट और प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट और स्टैंडर्ड डिडक्शन, और कोई एक्सपेंस देगा वो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स उसको पढ़ो और भूल जाओ, उसका कोई इफेक्ट नहीं, ध्यान रखना। 12 लाख माइनस 3,60,000 माइनस 1 लाख एंड माइनस 80,000, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी का आपको इनकम आ जाएगा 6,60,000। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 किया अभी हमने स्टूडेंट। सेम वे प्रॉपर्टी नंबर 2 करते हैं। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 2,
मेरे लिए आसान है स्टूडेंट्स, आई कैन कॉपी पेस्ट, आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट फिर भी मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स, उसको बेटर लिखूँगा तो अच्छा रहेगा। सो नाउ वी स्टार्ट विद प्रॉपर्टी नंबर 2 स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रॉपर्टी 2। अगेन उसका नेचर क्या है स्टूडेंट्स, दोनों का उन्होंने लेट आउट ही कहा था स्टूडेंट्स, ठीक है। सो लेट आउट प्रॉपर्टी, again 2 columns for amount, 3 columns sorry, so we start with gross annual value. Under that expected rent या reasonable lettable value या reasonable rent, expected rent के लिए भी require municipal value, fair rent, म्यूनिसिपल वैल्यू स्टूडेंट्स इसका 8 लाख है एंड फेयर रेंट इज 9 लाख, दिस इज 8 लाख एंड 9 लाख, म्यूनिसिपल वैल्यू 8 लाख 9 लाख, विच एवर इज हायर, whichever is higher, okay. Then we record students, although it is not given, मुझे पता है स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया था, स्टैंडर्ड रेंट नॉट एप्लीकेबल, तो उसको जीरो नहीं समझने का, इट्स नॉट गिवन, सो वी से विच एवर इज लोअर, सो इट्स नॉट जीरो, अगर इसको आप जीरो समझोगे तो विच एवर इज लोअर इज जीरो हो जाएगा, ओके, इट्स नॉट जीरो, नॉट एप्लीकेबल, उसको स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल नहीं है, सो विच एवर इज लोअर 9 लाख ही रहेगा, एंड देन विल रिकॉर्ड एक्चुअल रेंट। अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई अनरियलाइज रेंट का एडजस्टमेंट नहीं है, इट इज 1 लाख पर मंथ स्टूडेंट्स, एक्चुअल रेंट 1 लाख पर मंथ, सो 1 लाख इंटू 1 लाख इंटू 12 कर लेंगे हम लोग, so 1 lakh into 12 will be 12 lakh, okay. Then we write whichever is higher, there is no unrealized rent, कोई bad debts नहीं दिया है, तो we can't assume, assumption नहीं करना है students. So outer column, this is your GAV 12 lakh students. Then comes less municipal tax, नहीं दिया है students, हमने already पढ़ा था पूरा क्वेश्चन, but still मैं यहाँ पे लिख देता हूँ municipal tax nil, so we get net annual value. Then we write less standard deduction, section 24 small a, 12 lakh का 30% will be 3 lakh 60. अच्छा, इट्स अ कोइंसिडेंस, वो पहला प्रॉपर्टी का भी 12 लाख ही आएगा ना स्टूडेंट्स, कहाँ गया, हाँ ये भी 12 लाख आया था, चलो ठीक है कोई बात नहीं। देन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट देखते हैं, इसका इंटरेस्ट करंट ईयर का इंटरेस्ट दिया है स्टूडेंट्स 50,000, और वो प्री कंस्ट्रक्शन हम लोग फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, वेट, हाँ पहले करंट ईयर में लिख लेता हूँ, इट इज़ 50,000 गिवन, जो दिया है आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं, पहले उसको लिख लेते हैं, करंट ईयर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड दिस इज फॉर करंट ईयर, क्लियरली मैं मेंशन किया था स्टूडेंट्स, एंड इट इज़ गिवन एज 50,000। फिर हम लोग क्या फाइंड करेंगे अभी, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। मुझे कैसे पता चला प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्वेश्चन में है स्टूडेंट्स, फॉर द सिंपल रीजन दे हैव गिवन अस लोन टेकन फॉर एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन, ऐसा लिखा है ना, तो अगर आपने लोन लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए तो उसका इंटरेस्ट डेफिनेटली होगा ना। नाउ अगेन स्टूडेंट्स वो डेट ऑफ लोन वगैरह आपको देखो डिटेल्स दी है, डेट ऑफ लोन सेम है दोनों का, 1 अप्रैल 14 था, हाँ इसका रीपेमेंट का, सॉरी नॉट रीपेमेंट,
Construction completed is 1718. 1718. ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे मैंने किया था कैलकुलेशन. सो अभी ये सेकेंड हाउस का कर रहा हूँ स्टूडेंट्स. हाँ, मैं सेकेंड हाउस का कर रहा हूँ, ध्यान रखना. नॉट फॉर द फर्स्ट हाउस, दिस इज फॉर द सेकेंड हाउस. अगेन स्टूडेंट्स, स्टार्ट कब से करने का? डेट ऑफ लोन. डेट ऑफ लोन दोनों का सेम है. हाँ, 1 अप्रैल. डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये सेकेंड हाउस का है स्टूडेंट्स. सेकेंड हाउस या सेकेंड प्रॉपर्टी का डेट ऑफ लोन 1 अप्रैल 14. डेट ऑफ completion of construction, this is given as क्या 24 दिसंबर था ना, 24 दिसंबर 2018. 24 दिसंबर 18 दिया है हमको. 24 दिसंबर 18. 24 दिसंबर 18 मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर होगा स्टूडेंट्स? अगेन 18-19 ही होगा. दिसंबर 2018 कौन सा प्रीवियस ईयर में आता है, कौन से फाइनेंशियल ईयर में आता है? 18-19 में. तो स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 14. प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 18-19 का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर स्टूडेंट्स होगा टिल 18-19 का प्रीसीडिंग ईयर इज 17-18. तो 31 मार्च 18. तो अगेन स्टूडेंट्स 4 इयर्स. इसका लोन अमाउंट 5 लाख दिया है क्वेश्चन में. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% इंटू 4 ईयर्स. सो 5 लाख का 10% इज 50,000. 50,000 इंटू 4 करोगे तो 2 लाख. 2 लाख डिवाइड बाई 5 तो 40,000 आपको 5 साल मिलेगा. एंड सेम 5 ईयर्स आपको आएगा. फर्स्ट ईयर द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड विच इज 18-19. सो 18-19 एंड 4 सक्सीडिंग ईयर्स. तो आपका सेम वैसे ही आएगा, खाली अमाउंट अलग है, बाकी सब कुछ दोनों प्रॉपर्टी का सेम है. सो 1920 हमारा फाइनेंशियल ईयर है. सो इन 1920 आई कैन क्लेम 40,000. ये साल में हमें मिलेगा वो. सो ईयर आई विल राइट 40,000. तो स्टूडेंट सेकेंड हाउस का भी हमने इनकम फाइंड कर लिया अभी. सॉरी, $12 lakh minus 3,60,000 minus 50 and minus 40. So it comes to 7,50,000. नाउ स्टूडेंट देखो, फर्स्ट यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना था? 6,60,000 था और अभी आया 7,50,000. तो 660 प्लस 750 टोटल इज 14,10,000. तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल बी 14,10,000. थोड़ा सा लाइन. So we got income from house property. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 14,10,000. 1410. फिर स्टूडेंट्स और कोई इनकम दिया है क्या? देखो, कोई सैलरी था, नहीं था, अदर सोर्सेज वगैरह ऐसा कुछ दिया? बिकॉज दे वास्ट कंप्यूट टैक्सेबल इनकम, म्यूनिसिपल स्टैंडर्ड, एक्चुअल रेंट, नेचर, कलेक्शन. सी कलेक्शन चार्जेस आई इग्नोर, वाइट वॉशिंग चार्जेस आई इग्नोर, लोन ये मैंने इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया एंड रिकॉर्ड किया स्टूडेंट्स. देर इज़ नो अदर इनकम स्टूडेंट्स. खाली अभी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह दिया है. तो स्टूडेंट्स उससे स्टार्ट करते हैं हम लोग. सो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 80C, 80D, 80E. चलो ठीक है स्टूडेंट्स. सो दैट वाज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड दैट इटसेल्फ विल बी योर ग्रॉस टोटल इनकम. बिकॉज क्योंकि आपको और कोई इनकम तो दिया नहीं है आपको. ठीक है, और कोई इनकम नहीं है. सो इफ समवन आस्क मी व्हाट इज द ग्रॉस टोटल इनकम, तो ये सेम रहेगा 1410. दिस इज माय ग्रॉस टोटल इनकम.
इसके बाद हम लोग लिखते हैं लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। एक 80C दिया है स्टूडेंट्स आपको, वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर वाइफ, आई थिंक सो ना, पेड फॉर वाइफ लिखा था। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर हिमसेल्फ, सॉरी, सम एश्योर्ड 5 लाख। कितना पे किया? 60,000 प्रीमियम पे किया, बट इफ सम एश्योर्ड इज गिवन तो 5 लाख का 10%, रेस्ट्रिक्टेड टू 10%, 5 लाख का 10% विल बी 50,000, सो यू कैन क्लेम 60, फिर आपको 50 ही लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स वहाँ पे। सो यर विल रिकॉर्ड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 50,000, और कोई 80C नहीं है स्टूडेंट्स, 50,000 और 1,50,000 whichever is less, सो आउटर कॉलम 50 आएगा। बट अभी एक मेडिक्लेम प्रीमियम ध्यान से देखते हैं। मेडिक्लेम प्रीमियम पेड फॉर इंडिपेंडेंट डॉटर, हमने सीखा था स्टूडेंट्स, मैंने बताया था मेडिक्लेम प्रीमियम अगर मेजर चाइल्ड है, इंडिपेंडेंट है, तो उसके लिए मेडिक्लेम प्रीमियम अलाउड नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस इज अलाउड वेदर इट्स अ माइनर चाइल्ड, मेजर चाइल्ड, मैरिड, अनमैरिड, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, वो लाइफ इंश्योरेंस चलता है 80C में, इट इज़ अलाउड। बट फॉर मेडिक्लेम प्रीमियम ना स्टूडेंट्स ऐसा कंडीशन है, ही कैन पे फॉर हिमसेल्फ, वाइफ, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए डिपेंडेंट टर्म नहीं है, बट चिल्ड्रन के लिए स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट टर्म रखा उन्होंने, तो ही कांट क्लेम दिस, इसको भूल जाओ। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर सन्स हायर एजुकेशन ये मिलेगा 50,000, ये 80E में आता है विदाउट एनी लिमिट, बट 7 years का उसका टाइम लिमिट होता है स्टूडेंट्स, वो तो अभी है नहीं, हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। So like 80E, interest on loan for higher education. How much it is given? 50. So directly outer column में, क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं होता। So students 14,10,000 minus 50 1 lakh, so 13,10,000 is the final answer। इसको हम लोग कहते हैं taxable income। This is what they had asked। तो ऐसा क्वेश्चन था ये। So we started from here, पहला प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन किया, ओके, देन वी वेंट फॉर द सेकेंड प्रॉपर्टी, ये उसका कैलकुलेशन है सेकेंड प्रॉपर्टी का, देन ये 80C वगैरह यहाँ पे। एंड स्टूडेंट्स ये मैंने वर्किंग अलग से बनाया था, वो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हाउ टू कैलकुलेट। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2। Students, we are starting with number 3 now. Mr. Agarwal owns a house at Delhi which is let out on a monthly rent। पहला तो उन्होंने क्लियरली टर्म यूज़ किया, देखो स्टूडेंट्स, लेट आउट। बट स्टूडेंट जैसे मैंने पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था ना, लेट आउट प्रॉपर्टी कैन बिकम वेकेंट लेट आउट ऑल्सो ना। ठीक है, आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दिया था, वो टेनेंट खाली करके चला गया, देन बीच में आपको कोई टेनेंट नहीं मिला, प्रॉपर्टी वॉज लॉक्ड, सो इट बिकम्स वेकेंट लेट आउट। सो लेट आउट लिखा है तो डायरेक्टली ऐसा कंक्लूजन मत ले लेना कि इट इज़ लेट आउट प्रॉपर्टी, इट कैन बिकम वेकेंट लेट आउट ऑल्सो, पॉसिबल है मिस्टर। सो अनलेस एंड अनटिल वी रीड द एंटायर क्वेश्चन ना स्टूडेंट्स, तो पहले से कुछ डिसाइड नहीं करने का। ठीक है, पहले उन्होंने लेट आउट कहा, इन द बिगिनिंग इनिशियली दे हैव सेड इट इज लेट आउट ऑन ए मंथली रेंट ऑफ 50,000 पर मंथ। इट वाज लेट आउट टू अ टेनेंट अप टिल 31 August 19। एक टेनेंट को आपने दिया था अगस्त तक, देयर आफ्टर ही वेकेटेड द हाउस, वो टेनेंट चला गया छोड़ के, एंड नो न्यू टेनेंट कुड बी फाउंड टिल 31 October। 31 अगस्त को खाली किया और 31 अक्टूबर तक कोई नया टेनेंट नहीं आया। दैट मीन्स सितंबर, फुल मंथ ऑफ सितंबर एंड फुल मंथ ऑफ अक्टूबर वो प्रॉपर्टी या तो खाली थी या उसमें ओनर रह रहा था, है ना, कोई भी पॉसिबिलिटी है ना। आपने पहले रेंट पे दिया, अब वो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 April, 31 अगस्त तक एक टेनेंट रहा, बाद में वो चला गया, ही वेकेटेड द हाउस एंड नो न्यू टेनेंट, कोई नया टेनेंट आपको नहीं मिला 31 अक्टूबर तक। दैट मीन्स फुल द मंथ ऑफ सितंबर एंड फुल मंथ ऑफ अक्टूबर या तो प्रॉपर्टी खाली थी या ओनर उसमें रह रहा था। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है उसके बारे में। म्युनिसिपल वैल्यू 5 लाख, रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम लोकेलिटी, इसका मतलब होता है फेयर रेंट 7 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 8 लाख, म्युनिसिपल टैक्स एट 10%, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट 10,000, म्युनिसिपल टैक्स ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग 5,000, टेनेंट हु ऑक्यूपाइड द हाउस फ्रॉम 1 November, जो आपका नया टेनेंट आया ना, यहाँ क्या लिखा था, नो न्यू टेनेंट कुड बी फाउंड टिल 31 October। सो नाउ व्हाट दे आर सेइंग,
टेनेंट हु ऑक्यूपाइड द हाउस फ्रॉम 1 नवंबर, आपका नया टेनेंट आया 1 नवंबर से, could not pay rent for the month of March 2020. Necessary actions have been taken. Rent उसने पे नहीं किया मतलब bad debts, bad debts मतलब unrealized rent, unrealized rent can be deducted from actual rent if conditions are satisfied. यहाँ पे लिखा है necessary actions have been taken मतलब condition satisfied है. टेनेंट हु हैड नॉट पेड रेंट इन द पास्ट ईयर, कभी पीछे स्टूडेंट्स कुछ साल पहले एक टेनेंट ने आपको रेंट पे नहीं किया था, ₹50,000 pays the same in Feb 2020, अभी वो आता है आपको 50,000 पे कर देता है. नॉट दिस टेनेंट, ये जो मार्च 2020 वाला है इसका टेनेंट नहीं, ये पास्ट में कोई टेनेंट था, टेनेंट हु हैड नॉट पेड रेंट इन द पास्ट ईयर, पिछले साल या उससे पहले साल कभी पास्ट में ऐसा स्टूडेंट्स ऐसा हुआ था आपका टेनेंट ने आपको रेंट नहीं पे किया था. नाउ इन द मंथ ऑफ फेब 2020 मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर ही कम्स एंड पेज यू 50,000. ठीक है. अर्लियर्स ऑफ रेंट 25,000 नाउ रिसीव्ड. ही पेड मेडिक्लेम प्रीमियम, तो ये मेडिक्लेम प्रीमियम तो 80D में आता है. प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी उसी में आता है स्टूडेंट्स फॉर वाइफ 10,000. कॉन्ट्रीब्यूशन टू PPF इज ₹1 लाख. कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम, सो टैक्सेबल इनकम मतलब ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम एंड डिडक्शन. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं. अगेन स्टूडेंट जैसे मैं निकाला कहा कि आपको ना स्टूडेंट्स नाम वगैरह लिखना कंपलसरी है, यू कान इग्नोर इट. ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आप इग्नोर नहीं कर सकते. मिस्टर अग्रवाल, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, रेसिडेंशियल, लीगल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस, वो लिखा करो स्टूडेंट्स. ओके. नाउ यहाँ पे तो एक ही हाउस का डिटेल है, 2 कॉलम बना लेंगे अमाउंट का स्टूडेंट्स. सो नाउ विल स्टार्ट. प्रॉपर्टी का नेचर क्या है? वंस अगेन 1 अप्रैल से 31 अगस्त आपने लेट आउट किया था. सितंबर अक्टूबर में प्रॉपर्टी में कोई नहीं था. दे हैव नॉट सेड कि ओनर रह रहा था, वहाँ तो ऐसा लिखा नहीं है. दैट मीन्स सितंबर एंड अक्टूबर प्रॉपर्टी वॉज वेकेंट. सो नेचर ऑफ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वेकेंट लेट आउट. अपनी तरफ से कोई अजम्पशन नहीं करने का. दे हैव सेड कि अगस्त तक एक रहा, फिर नवंबर से नया टेनेंट आया, तो सितंबर अक्टूबर प्रॉपर्टी क्या थी? ऑब्वियसली खाली थी, कुछ नहीं मेंशन किया है तो खाली थी मतलब वेकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी हो जाएगा. तो हमको उसका नेचर लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स. ओके, तो विल स्टार्ट विद दैट. So we are discussing now vacant let out property. पहले हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें लिखते हैं एक्सपेक्टेड रेंट या रीजनेबल लेटेबल वैल्यू या रीजनेबल रेंट, ऐसे सब टर्म्स वन इन द सेम थिंग होता है वो. स्टार्ट करेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू, देन वी रिकॉर्ड फेयर रेंट. ओके, म्यूनिसिपल वैल्यू देखो यहाँ पे दिया था स्टूडेंट्स. म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर 5 लाख. रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम लोकेलिटी 7 लाख. दैट मीन्स फेयर रेंट 5 लाख एंड 7 लाख. सो म्यूनिसिपल वैल्यू इज 5 लाख. सो हियर 5 लाख and here we have 7 lakh. Whichever is higher students, so obviously 7 lakh is higher. Then comes standard rent. दिया है क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, it was given as 8 lakh. So we write whichever is lower, whichever is lower. Okay, then we record actual rent. Now we must be careful. यहाँ पे unrealized rent भी है स्टूडेंट्स. पहले यहाँ पे आ जाओ, आराम से स्टार्टिंग से देखते हैं. पहले आपने लेट आउट किया 50,000 पर मंथ टू ए टेनेंट अप टिल 31 अगस्त. सो अप्रैल से लेके अगस्त तक 50,000 पर मंथ था. तो स्टूडेंट्स हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको 50,000 मल्टीप्लाई बाय अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो 5 मंथ्स होता है. तो 50,000 इंटू 5. ठीक है. फिर ये टेनेंट खाली करके चला गया. सितंबर अक्टूबर में आपका रूम फ्लैट खाली था स्टूडेंट्स. ओके, नहीं उसमें सॉरी
ओके स्टूडेंट्स 50,000 इंटू 5 बिकॉज 5 मंथ्स के लिए वो उसने लेट आउट जब तक किया था, फिर 2 मंथ्स खाली था. बट सी व्हाट आई एम डूइंग स्टूडेंट्स. ओके ध्यान से देखना आप लोग. सॉरी व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली ऐसे ही ना, आप लिखना नहीं स्टूडेंट्स 50,000 इंटू 5. देन नवंबर से नया टेनेंट आया, सो नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, सो 5 मंथ्स ऐसा. सो एक्चुअल रेंट तो ऐसे ही मिला ना स्टूडेंट्स हमको. 5 मंथ्स पहले एक टेनेंट ने दिया, 5 मंथ्स का बाद में मिला स्टूडेंट दूसरे टेनेंट से, नया टेनेंट से. बट आई वोंट फॉलो दिस स्टूडेंट. सी मैं क्या कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखो. मुझे एनुअल रेंट तो पता है ना, कि पर मंथ रेंट तो पता है ना प्रॉपर्टी का. अगर मैं पूरे 12 महीने के लिए रेंट पे दूँ तो मुझे 50,000 इंटू 12 कितना मिलेगा, 6 लाख मिलेगा. तो स्टूडेंट्स ऐसा किया जाता है. ओके सो द मंथ्स विच इट हैड रिमेन्स वैकेंट उसको भी मैंने काउंट कर लिया. ऐसा सोचा कि नहीं वो लेट आउट ही है, तो 50,000 12 6 लाख. देन फाइंड सम अनरियलाइज रेंट. कुछ अनरियलाइज रेंट था, करंट ईयर का बैड डेट्स था स्टूडेंट. देखो यहाँ पे ये थर्ड लाइन, टेनेंट हु ऑक्यूपाइड द हाउस फ्रॉम 1 नवंबर, जो आपका नया टेनेंट आया, कुड नॉट पे रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च. खाली मार्च का रेंट नहीं पे किया, और एक महीने का रेंट कितना होता है 50,000. सो मार्च का रेंट पे नहीं किया मतलब 50,000 उसने पे नहीं किया. नेसेसरी एक्शंस हैव बीन टेकन, मतलब आपने वो कंडीशन सेटिस्फाई किए हैं, लीगल एक्शन जो भी है आपने वो लिया है स्टूडेंट्स. ठीक है. सो व्हाट विल डू स्टूडेंट्स नाउ, सो वो अनरियलाइज रेंट ऐसा लिखेंगे माइनस अनरियलाइज रेंट. ये कौन से साल का है, क्लियरली मार्च 2020 मतलब करंट ईयर. और कितना है मार्च का रेंट हमें पता है ना, पर मंथ इट इज 50,000. तो 6 लाख माइनस 50,000 करेंगे तो आउटर कॉलम कितना होगा 5,50,000. ठीक है स्टूडेंट्स. देन स्टूडेंट्स के बाद हम लोग करते हैं विच एवर इज हायर. $7 लाख एंड 550 विच इज हायर 7 लाख. फिर आपका जो 2 महीना फ्लैट आपका प्रॉपर्टी खाली रही स्टूडेंट्स, ओके दैट वैकेंसी लॉस, या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग लॉस ड्यू टू वैकेंसी. मीनिंग एक ही है, लॉस ड्यू टू वैकेंसी. कितना महीना खाली रहा 50,000 मल्टीप्लाई बाई 2, सो 1 लाख. ये माइनस करोगे, अब जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू. सो वेकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन ऐसा होता है. फॉर्मेट हमने लिखा था स्टूडेंट्स फर्स्ट लेक्चर में, बट मैंने उसका कैलकुलेशन नहीं बताया था बिकॉज हमने डिस्कशन किया नहीं था, बस फॉर्मेट पहले हमने समझा था. तो स्टूडेंट्स अप टिल ईयर ये स्टेज तक विच एवर इज हायर यहाँ तक लेट आउट प्रॉपर्टी जैसा है. देन एक आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाता है, जितना महीना आपका फ्लैट प्रॉपर्टी खाली रही उतने महीने का रेंट आप माइनस कर सकते हैं. सो वी गेट दिस फाइनल आंसर एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पे मैंने एक्चुअल रेंट कितने मंथ्स के लिखा 12 मंथ्स, जबकि मुझे पता है 2 मंथ्स फ्लैट मेरा खाली था, बट राइट इट फॉर 12 मंथ्स स्टूडेंट्स. वो आपको 2 मंथ्स का जो फ्लैट खाली रहा वो बाद में माइनस करने मिलेगा. नो नीड टू वरी स्टूडेंट्स. ठीक है, ये ध्यान रखना कभी भी. ओके देन ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया. फिर हम लोग क्या करते हैं, लेस म्यूनिसिपल टैक्स. यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था. अभी तो जैसा हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी, म्यूनिसिपल टैक्स देख लो स्टूडेंट्स. क्वेश्चन में म्यूनिसिपल टैक्स कितना था, म्यूनिसिपल टैक्स यहाँ था. म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट नहीं मिलेगा, हमने नोट्स में डिस्कस किया था. इट शुड बी पेड बाय ओनर, जाने दो इसको. म्यूनिसिपल टैक्स ड्यू भी माइनस करने नहीं मिलता है, भूल जाओ उसको. अच्छा यहाँ लिखा क्या है, म्यूनिसिपल टैक्स एट 10%. एट 10% का मतलब म्यूनिसिपल वैल्यू का 10%. तो स्टूडेंट ध्यान रखना, देखो कैसा करेंगे हम लोग. म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है 5 लाख, 5 लाख का पहले 10%. Whenever they give municipal tax in percentage ना स्टूडेंट्स, तो वो परसेंटेज को किस पे अप्लाई करने का, म्यूनिसिपल वैल्यू पे. सो 5 लाख का 10% विल बी ऑब्वियसली हाउ मच 50,000. बट आगे क्या मेंशन किया था उसने, 50,000 तो आपका टैक्स होता है, ओके बट उसमें से पे किसने किया 10,000 टेनेंट ने, तो ये आपको नहीं मिलेगा. और आउटस्टैंडिंग कितना है 5,000. सो 10 and 5 15,000 यू कैन डिडक्ट. तो एक्चुअली 50,000 टैक्स आता है म्यूनिसिपल टैक्स. बट स्टूडेंट्स 10,000 में क्यों माइनस कर रहा हूँ, बिकॉज पेड बाय टेनेंट. यहाँ पे मैं लिख दूँ आपके रेफरेंस के लिए, नो नीड टू राइट एक्चुअली, मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ. एंड स्टूडेंट्स ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कितना है 5,000. सो 50 minus 10 minus 5, outer column I will record only 35,000. okay. So
10% अप्लाई करोगे तो 50,000 इज म्यूनिसिपल टैक्स, बट दे क्लियरली सेड कि 10,000 इज सॉरी 50,000, 10,000 इज पेड बाय टेनेंट, 5,000 इज आउटस्टैंडिंग, तो ये दोनों आप माइनस नहीं कर सकते आउटर कॉलम में, दैट विल बी डिसअलाउड। सो खाली नेट 35,000 माइनस किया। आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, 6 लाख माइनस 35 करेंगे तो हमको नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा। ये 2 कॉलम बना लेते हैं अमाउंट के। So we get net annual value 6 लाख माइनस कितना था वो 35,000। सो आउटर कॉलम में मैंने लिख दिया 5,85,000। फिर आपको सिर्फ 2 डिडक्शन और मिलते हैं। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू NAV, तो इसका 30% फाइन कर लो 5,85,000 का। It comes to 1,75,500। ओके, एंड आपको क्या मिलता है स्टूडेंट्स? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 2 तरह के होते हैं, करंट ईयर का इंटरेस्ट और एक प्री कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन में ढूंढ लो, ये स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनिसिपल टैक्स, ये सब हो गया। टेनेंट हु कुड नॉट ऑक्यूपाइड द हाउस फ्रॉम सो एंड सो डिड नॉट पे द मंथ ऑफ मार्च, नेसेसरी एक्शंस हैव बीन टेकन। टेनेंट हु हैड नॉट पेड रेंट इन द पास्ट, अरियर्स ऑफ रेंट। स्टूडेंट्स कहीं भी इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं कहा है। ये म्यूनिसिपल टैक्स था 10%, इंटरेस्ट नहीं था। सो स्टूडेंट देयर इज नो इंटरेस्ट, तो जाने दो, कोई अजम्पशन थोड़ी कर सकते हैं हम लोग, नो इंटरेस्ट। सो 5,85,000 माइनस 1,75,500 कम्स टू 4,09,500। अभी स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट दिए, एड अनरियलाइज रेंट एंड हैव गिवन अस अरियर्स ऑफ रेंट। पास्ट में जो आपका टेनेंट जिसने आपको किराया, नॉट द करंट टेनेंट, एक करंट टेनेंट भी है जिसने मार्च का नहीं दिया, पास्ट में एक टेनेंट था जिसने आपको रेंट नहीं दिया था। देखो यहाँ पे टेनेंट हु हैड नॉट पेड रेंट इन पास्ट ईयर 50,000 पेज द सेम इन फेब 2020, मतलब करंट ईयर में। अरियर्स ऑफ रेंट, ऐसी एक टेनेंट कोई था जिससे डिस्प्यूट चल रहा था 25,000 का, वो भी आपको मिल गया, तो 50 एंड 25,000 इज 75,000। सो अरियर्स एंड अनरियलाइज रेंट नाउ वी हैव रिसीव्ड, जिसको हम अकाउंट्स में कहते हैं स्टूडेंट्स बैड डेट्स रिकवर्ड। बट इसमें से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने मिलता है, कितना माइनस करने मिलता है? 30%। 30% किसका? ऑब्वियसली ये 75,000 का, तो 75,000 इंटू 30%, इट कम्स टू 22,500। सो आउटर कॉलम विल बी 52,500। सो पास में जो टेनेंट ने आपको रेंट नहीं दिया था, अगर वो अभी आपको आके देगा तो स्टूडेंट्स दैट विल बी टैक्सेबल फॉर यू, 4,62,000। दिस इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और यही आपका ग्रॉस टोटल इनकम होगा, बिकॉज देर इज नो अदर इनकम इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। कोई अदर सोर्सेज वगैरह तो नहीं दिया है, सो फार एज आई रिमेंबर। लिख लेता हूँ फिर भी, आज जस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ है स्टूडेंट्स, ठीक है। देन वी लुक फॉर डिडक्शंस। So finally we are with deductions now. He paid Mediclaim premium 30,000 for himself, preventive health checkup 10,000, contribution to PPF comes to 80C में आता है स्टूडेंट्स, तो पहला वही लिखेंगे contribution। So like less deduction under section 80, पहला होता है 80C। contribution to PPF, how much? 1 lakh or 1,50,000, whichever is less. So 1 lakh or 150, which is less? 1 lakh, so outer column में 1 lakh। then there is 80D, मेडिक्लेम प्रीमियम पे किया, कैश में पे करेगा मेडिक्लेम प्रीमियम तो डिसअलाउड हो जाता है स्टूडेंट, ध्यान रखना। मेडिक्लेम प्रीमियम हाउ मच ही पेड, sorry, mediclaim premium paid for himself 30,000, preventive health checkup for wife 5,000। स्टूडेंट्स मेडिक्लेम प्रीमियम का लिमिट होता है
एक्चुअल अमाउंट और 25,000 विच एवर इज लेस. सो स्टूडेंट्स उसने पे किया है 30, बट स्टूडेंट्स आउटर कॉलम आई विल रिकॉर्ड 25, मैक्सिमम 25 अलाउड है. और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया था, इसका मैक्सिमम अलाउड इज 5,000. प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ही पेड 6, तो इनर कॉलम में 6 दिख रहा हूँ, बट आउटर कॉलम में आई कैन राइट 5. फाइनल आंसर विल बी योर टैक्सेबल इनकम. हो गया 462 माइनस 1 लाख. सो फाइनल आंसर इज 3,32,000. ओके, सो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था. इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक अनरियलाइज रेंट पहली बार हमारे सामने आया. व्हाट वी डिड, पहला तो हमने पूरा 12 मंथ्स का लिखा. 50,000 उसका रेंट पर मंथ है, पूरा 12 मंथ्स का. फिर जो महीने का भाड़ा नहीं मिला, मार्च का नहीं मिला, मार्च 2000, आई डिडक्टेड दैट. आई डिड विच एवर इज हायर. देन जितना मंथ्स आपका प्रॉपर्टी खाली रहा, वेकेंट रहा, दैट देन आई डिडक्टेड दैट. एंड आउटर कॉलम इज GAB. दिस वॉज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. म्यूनिसिपल टैक्स 50,000 होता है, बट 5,000 आउटस्टैंडिंग है, 10,000 पेड बाई टेनेंट है, तो ये तो नहीं मिलेगा. आउटर कॉलम 35. पास्ट में अगर आपका टेनेंट ने आपको पैसा नहीं दिया था, इन द करंट ईयर ही इज पेइंग यू, इट्स एन इनकम फॉर यू, और उसमें से 30% आप माइनस कर सकते हैं. अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसा भी होगा, आई थिंक क्वेश्चन आएगा आगे, कि पास में एक प्रॉपर्टी था जिसका आपको टेनेंट ने रेंट नहीं दिया, वो प्रॉपर्टी आपने बेच भी दिया, नाउ यू आर रिसीविंग रेंट, तो क्या करने का? स्टिल इट विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. शायद ऐसा कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आए, नहीं आएगा तो स्टूडेंट्स आई विल ऐड दैट एडजस्टमेंट करेंगे, नो नीड टू वरी, ऐसे एडजस्टमेंट कर लेंगे. सो दिस वाज द फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. Now we are starting with number 4 students. Compute income from house property from the following particulars in respect of a new property. Students वहाँ पे term क्या लिखा है? New property. ध्यान रखना. Which was let out from the year 1st April 19. Fair rent 6 lakh sorry. Actual rent receivable. Term यहाँ पे use किया receivable. 75,000 per month. Rent actually received only for 10 months. 12 महीने का रेंट नहीं मिला, 10 महीने का मिला. वाई? बिकॉज ये आगे मेंशन किया है, ड्यू टू वैकेंसी पीरियड ऑफ 2 मंथ्स. आपका 2 महीना आपकी प्रॉपर्टी खाली थी, सो इट बिकम्स अ वेकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी. ओके स्टूडेंट्स, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड इंक्लूडिंग अरियर्स फॉर अर्लियर ईयर्स, ये इंपॉर्टेंट है. इंटरेस्ट ऑन बोरोवल पेड ड्यूरिंग द ईयर. ड्यूरिंग द ईयर का मतलब होता है करंट ईयर. इंटरेस्ट ऑन बोरोवल पेड प्रायर टू 1st April 19. मैं इसको कहूँगा प्री कंस्ट्रक्शन या प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट. हाउ आई नो? फर्स्ट लाइन इसके लिए मैंने मार्क किया था, कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ न्यू प्रॉपर्टी विच वॉज लेट आउट फ्रॉम 1st April 19. 1st April 19 हमारा स्टार्ट फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर का स्टार्टिंग डेट होता है. न्यू प्रॉपर्टी मतलब क्या स्टूडेंट्स? ए के पास ये अभी अभी आई है, यही साल आई है, इससे पहले ये ए के पास नहीं थी. आइदर इट वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन या ए ने परचेज ही अभी किया है ना. दैट इज द सिंपल मीनिंग ना न्यू प्रॉपर्टी का मतलब, या तो ए ने अभी खरीदा है या पास्ट ईयर में सब कंस्ट्रक्शन में थी. तो ए के पास ये 1st April 19 से उसका मालिक बना और उसने लेट आउट कर दिया, रेंट पे दे दिया. सो दैट इज द रीजन इंटरेस्ट ऑन बोरोवल. बोरोवल मतलब लोन पेड प्रायर टू अप्रैल. अप्रैल से पहले ये प्रॉपर्टी क्या थी? मैंने कहा या तो कंस्ट्रक्शन में थी या ए ने खरीदा ही 1st April को है लोन लेके और उसको रेंट पे दे दिया प्रॉपर्टी को. सो दैट इज द रीजन आई एम सेइंग इंटरेस्ट ऑन बोरोवल पेड प्रायर टू 1st April इज प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट. कलेक्शन चार्जेस, unrealized rent claimed as reduction in earlier year but received during 1920. Arrears of rent of earlier year received during the year मतलब current year. Expenditure on repairs, ground rent, insurance premium related to property, expenditure incurred on collecting unrealized rent. Okay, so students, vacant let out property है, 2 महीना खाली थी property. So we start with the calculation now. प्रॉपर्टी का नेचर क्या है पहले वो लिख लेते हैं. वेकेंट, आपको नाम वगैरह लिखना पड़ता है स्टूडेंट्स, प्लीज़ कभी भूलना नहीं. वेकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी.
So we start with gross annual value. पहले क्या लिखेंगे, म्यूनिसिपल वैल्यू. देखो कोई म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट दिया है क्या? फेयर रेंट तो दिया है सुन पक्का. म्यूनिसिपल टैक्सेस दिया है, म्यूनिसिपल वैल्यू नहीं है. फेयर रेंट इज 6 लाख. So municipal value is not given. So I don't know this is how much, not given, 6 lakh. So we say whichever is higher. Municipal value दिया नहीं है, we can't say it is 0, वो हमें दिया नहीं है, 6 lakh. Then we record standard rent. Students ये भी नहीं दिया है. So we say whichever is lower. Then we record actual rent. अभी ध्यान से स्टूडेंट्स once again, पहले 12 मंथ्स का ही रेंट लिखने का स्टूडेंट्स. तो देखते हैं इसका रेंट कितना है पर मंथ. 75,000 पर मंथ है स्टूडेंट्स, 75,000 पर मंथ. सो आई विल राइट 75,000 मल्टीप्लाई बाई 12. हाँ, कोई अनरियलाइज रेंट है करंट ईयर का, वो माइनस कर सकते हो. यहाँ पे देख लो कोई अनरियलाइज रेंट करंट ईयर का है क्या? नहीं स्टूडेंट, देखो ये क्या लिखा है, अनरियलाइज रेंट क्लेम्ड एज रिडक्शन इन अर्लियर. अर्लियर मतलब पास्ट ईयर, बट रिसीव्ड ये तो रिकवर की बात कर रहा है, बैड डेट्स रिकवर्ड की. आगे समझ में, यहाँ लिखा है अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या होता है, बैड डेट्स. रिसीव्ड मतलब रिकवर्ड, सो दे आर टॉकिंग अबाउट बैड डेट्स रिकवर्ड. यहाँ जो हम लोग माइनस करते हैं ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग बैड डेट्स माइनस करते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड नहीं. बैड डेट्स रिकवर्ड लास्ट में ऐड होता है. जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे मैंने बैड डेट्स रिकवर्ड कहाँ गया, यहाँ ऐड किया था, ऐड अनरियलाइज रेंट अरियर्स ऑफ रेंट. ओके, सो बैड डेट्स रिकवर्ड इज एडेड. अनरियलाइज रेंट मतलब बैड डेट्स वो सबट्रैक्ट होता है. नहीं दिया है स्टूडेंट्स हमको, चलो नहीं दिया है तो वी कांट मेक एनी असम्पशन स्टूडेंट्स. तो 75,000 इंटू 12, सॉरी, it comes to 9 lakh. ठीक है, तो 75,000 into 12 is 9 lakh. So whichever is so 9, 6 and 9 higher is 9 lakh. Now students आपको मिलेगा less loss due to vacancy. 2 महीना खाली था आपका प्रॉपर्टी, 75,000 पर मंथ है रेंट. तो 75,000 इंटू 2 कर लो, जो भी आंसर अभी नेट होगा वो आउटर कॉलम में आपका GAV हो जाएगा 7,50,000. देयर वाज नो अनरियलाइज्ड रेंट इन दिस केस. देन स्टूडेंट्स हम लोग क्या माइनस करते हैं, लेस म्यूनिसिपल टैक्स शुड बी पेड बाय ओनर, इट शुड नॉट बी आउटस्टैंडिंग. टेनेंट पे करेगा तो नहीं चलेगा. म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, अभी इंपॉर्टेंट कम क्या है, इंक्लूडिंग अरियर्स. अरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग ऑफ अर्लियर ईयर्स. पास्ट में कुछ आउटस्टैंडिंग था, वो आउटस्टैंडिंग आपने ये साल पे किया, चलेगा स्टूडेंट्स, इट इज़ अलाउड, यू कैन डू दिस वे 50,000. ठीक है, विल राइट ए नोट लेटर ऑन, उसके लिए हम लोग नोट लिख लेंगे. करंट ईयर में अगर आउटस्टैंडिंग है तो आप माइनस नहीं कर सकते, मगर पास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग आज आप क्लियर करो तो आपको माइनस करने मिलेगा. फॉर द सिंपल रीजन स्टूडेंट्स, ये साल आउटस्टैंडिंग है, मैं माइनस कर सकता हूँ क्या? नहीं. अगले साल मैंने पे कर दिया, नेक्स्ट ईयर आई पेड दैट ड्यूज दैट आउटस्टैंडिंग, तो ऑब्वियसली लॉजिक कहता है ना स्टूडेंट, सिंपल कॉमन सेंस, फिर माइनस करने मिलना चाहिए ना. सो सेम वे लास्ट ईयर कुछ अमाउंट आउटस्टैंडिंग था, तो इनकम टैक्स में आउटस्टैंडिंग म्यूनिसिपल टैक्स कैन नॉट बी डिडक्टेड, तो लास्ट ईयर नॉट डिडक्टेड हुआ. बट करंट ईयर में वो आउटस्टैंडिंग आप क्लियर कर रहे हो, तो करंट ईयर में अलाउ करो, तो दैट्स व्हाट वी हैव डन. ठीक है स्टूडेंट्स, 7 लाख. दिस इज नोन एज नेट एनुअल वैल्यू. ओके स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ, वहाँ पे लिखेंगे हम लोग लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन. सिर्फ 2 डिडक्शन आपको मिलते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक इंटरेस्ट होता है. ये सेक्शन 24A में आता है, सेक्शन 24B में इंटरेस्ट आता है. ओके सो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है, 30% मिलेगा ऑफ व्हाट,
NAV हमको कितना आया 7 लाख, तो 7 लाख का 30% विल बी 2,10,000 स्टूडेंट्स. 7 lakh into 30%, so it comes to 210. ओके और फिर फाइनली हमको क्या मिलता है इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन मिलता है और करंट ईयर. देख लो क्वेश्चन में कौन कौन सा इंटरेस्ट दिया है. फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट डन, रेंट रिसीवेबल, म्यूनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोवल पेड ड्यूरिंग द ईयर 23,000. तो ये तो करंट ईयर का हो गया स्टूडेंट्स. इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर current year 23,000. देन एनी प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स, प्री कंस्ट्रक्शन है, वी डोंट हैव टू कैलकुलेट, यहाँ पे हमको दिया है उन्होंने प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट. सी यहाँ पे था पेड प्रायर टू, इंटरेस्ट ऑन बोरोवल पेड प्रायर टू 1 April 19, 20,000. ये प्रायर टू 1 April 19 मतलब प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है, और प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आपको 5 इंस्टॉलमेंट में मिलता है. तो स्टूडेंट्स 20,000 डिवाइड बाई 5, 20,000 ही था ना, नो सॉरी, इंटरेस्ट ऑन बोरोवल फॉर द करंट ईयर इज 23 था, मैंने उसको 20 लिख दिया स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी, नहीं बराबर लिखा. सो 20,000 अपॉन 5 इज 4,000 मिलेगा आपको ये साल. 5 साल तक आप माइनस कर सकते हैं इन 5 इंस्टॉलमेंट्स, और कुछ भी नहीं है स्टूडेंट. और जो भी एक्सपेंस देगा इग्नोर करना. दे हैव गिवन सम कलेक्शन चार्जेस एटसेट्रा एटसेट्रा, दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड. स्ट्रिक्टली हम लोग फॉर्मेट फॉलो करते हैं. सो दिस इज 1,83,000. बट कोई पास का अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड है, अरियर्स ऑफ रेंट, अनरियलाइज रेंट, पास का बैड डेट्स रिकवर्ड है. यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया है अनरियलाइज रेंट, अरियर्स ऑफ रेंट. ये लेट आउट प्रॉपर्टी में भी हो सकता है, वेकेंट में भी हो सकता है स्टूडेंट्स, दोनों में पॉसिबल है. यहाँ पे दिया देखो, अनरियलाइज रेंट क्लेम एज रिडक्शन इन अर्लियर ईयर बट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 11 एंड 8,000 इज अरियर्स ऑफ रेंट. सो 11 and 8 विल बी 19,000. दोनों का टोटल में लिख रहा हूँ यहाँ पे 19. बट स्टूडेंट्स पूरा 19,000 टैक्सेबल नहीं होता है. दे अलाउ यू स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%. 30% ऑफ 19,000 5,700. फिर देखो 19 माइनस 5,700, इट कम्स टू 13,300, 13,300. That's all, there is nothing else. Plus 1,83,000, so it is 1,96,300. और कोई इसका प्रीमियम वगैरह ऐसा कुछ दिया है? एक्सपेंडिचर नहीं स्टूडेंट्स, रिपेयर्स नहीं मिलता, ग्राउंड रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम रिलेटेड टू प्रॉपर्टी भूल जाओ, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कलेक्टिंग अनरियलाइज्ड रेंट भूल जाओ, कुछ नहीं मिलेगा. ओके, अनरियलाइज्ड रेंट का आपको 30% रिडक्शन मिला ना स्टूडेंट्स. ये रिकॉर्ड ना, अनरियलाइज्ड रेंट वाज 19,000, पास्ट ईयर में जो नुकसान हुआ था वो अभी पूरा मिल गया. एंड दे आर सेइंग टू कलेक्ट दिस 19,000 यू हैव इनकर्ड सम एक्सपेंस. कोई एक्सपेंस डिडक्ट करने नहीं मिलता. 3 एक्सपेंस मिलता है, म्यूनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट. इंटरेस्ट 2 तरह के होते हैं, करंट और एक प्री कंस्ट्रक्शन. नथिंग एल्स. जो भी एक्सपेंस देगा सब इग्नोर करने का स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर दैट. कुछ नोट लिखना था हमको, ये तो हो गया. हाँ, ये अरियर्स, म्यूनिसिपल टैक्स का जो अरियर्स था ना, वो अगर हम करंट ईयर में पे करेंगे तो इट्स ओके स्टूडेंट्स. ऐसा लिखता हूँ मैं, outstanding municipal tax of past year paid in current year can be deducted या is allowed. allowed मतलब आप उसको ऊपर म्यूनिसिपल टैक्स में as a municipal tax you can treat it and subtract it, can be deducted. ओके, करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है तो यू कांट डिडक्ट इट, आप इग्नोर कर देते हो. बट पास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग अभी आपने पे किया तो एज ए म्यूनिसिपल टैक्स यू कैन सबट्रैक्ट. और कुछ तो नहीं था स्टूडेंट्स. एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, म्यूनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोवल, कलेक्शन चार्जेस, मैंने कहा ना ये सब एक्सपेंस नहीं. अनरियलाइज रेंट क्लेम,
ओके, देयर वाज नथिंग एल्स, और कुछ लिखने के लिए था। और मुझे कैसे पता चला, दिस इज प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ऑन बोरोवेल पेड प्रायर टू अप्रैल। नया प्रॉपर्टी ये ए के पास कब से, ए ने कब से लेट आउट किया, 1 अप्रैल 19, मतलब या तो ए ने उसी दिन खरीद के लेट आउट किया या इससे पहले प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन में था 1 अप्रैल से पहले। सो दैट इज द रीजन प्रायर टू 1 अप्रैल विल ट्रीटेड एज प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, दैट वाज द रीजन। ओके, सो दिस इज डन स्टूडेंट। ये सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, वेकन लेट आउट प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट हमेशा ध्यान रखना, रेंट हम लोग 12 मंथ्स का लेते हैं, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल वेकन लेट आउट के लिए, फिर विच एवरी साल, उसके बाद जो वैकेंसी लॉस होगा तो हम लोग माइनस करते हैं। हाँ, सपोज देयर इज अनरियलाइज रेंट ऑफ करंट ईयर, तो 9 लाख इनर कॉलम में लिखेंगे, माइनस अनरियलाइज रेंट ऑफ करंट ईयर, देन वी रिकॉर्डेड टू द आउटर कॉलम, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। देखो यहाँ पे स्टिल आई मल्टीप्लाई विद 12, अनरियलाइज रेंट माइनस किया करंट ईयर का, recorded to outer column whichever is higher, then vacancy loss students will subtracted. So this is how we calculate income for vacant let out property. फॉर्मेट याद रखना है स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन तो आपने देख लिया, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सैलरीज से ज़्यादा प्रोविजन भी नहीं है, आपको जस्ट फॉर्मेट याद होना चाहिए और वो सिंपल फॉर्मेट है स्टूडेंट्स, कोई डिफिकल्ट नहीं।